नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ध्वनि नियम पर बात करूंगी। पिछली कक्षाओं में कई कक्षाओं में हम लोग ध्वनि विज्ञान को पढ़े, उसी के अंतर्गत ध्वनि नियम है। जिस प्रकार विज्ञान नियमों में बना है और वह प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर और अपरिवर्तनशील है, उसी प्रकार कहीं न कहीं नियम भी है, लेकिन नियम उस नियम को नहीं लेता है। यह ध्वनि नियम है, इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ध्वनि को तो हम लोग समझ ही गए हैं। या हम यूँ कहें, इसे सरल शब्दों में इस प्रकार कहें कि विशेष परिस्थिति में पढ़कर कोई क्रिया जब समय और स्थान की सीमा को तोड़ देता है और हमेशा के लिए जो घटित होता है, तो उसे ही नियम की संज्ञा देते हैं। तो अब हम लोग जो देखेंगे कि यह नियम की सीमा क्या है, यह किस तरह से एक दूसरे को बांधता है, किस तरह से ध्वनि नियम के साथ चलता है और किस तरह से इसे यह अपवाद में है। ध्वनि नियम अपवाद में है। ध्वनि नियम की परिस्थितियां हैं, विधियां हैं, कितने प्रकार के नियम है, किस किस आधार पर नियम है, और सभी नियम के कुछ न कुछ अपवाद हैं। तो हम लोग आज की कक्षा में देखेंगे कि ये ध्वनि नियम के अपवाद और उसकी सारी कहानी। अभी तो हम लोगों ने जैसा कि देखा कि ध्वनि नियम की परिभाषा, नियम की परिभाषा। अब हम लोग ध्वनि नियम की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, पहले हम लोग इसकी परिभाषा को समझ लें कि यह नियम क्या है, इसके सिद्धांतों में कैसे हम लोग बंधते हैं। तो इस नियमों में कुछ विशेषताएं हैं जिसके अंतर्गत वह कार्य करता है। यह सामान्य नियम नहीं है और न ही यह सभी भाषाओं को प्रभावित करती है और सभी भाषाओं पर यह नियम लागू होती है। यह किसी विशेष भाषा में, किसी विशेष काल में और किसी विशेष वर्ग ध्वनियों पर ही यह प्रभावित होता है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसके लिए प्रत्येक नियम के अनेक अपवाद हैं। तो इसे हम भाषा ध्वनि की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं या फोनेटिक टेंडेंसी। इसे बहुत विद्वान तो भाषा नियम को ही, इस शीर्षक को ही गलत समझे हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, यह नियम नहीं, यह फोनेटिक टेंडेंसी है, यानी ध्वनि प्रवृत्ति है। तो देखिए, यह जान लीजिए कि विज्ञान के जो विषय है, जो नियम है, वह नियम और उसकी जो परिवर्तनशील है, वह अपरिवर्तनशील है। वह एक प्रकार से दृढ़ नियम में बंध जाता है, लेकिन नियम बदलते रहती है किसी न किसी परिस्थिति से। खास करके यह ध्वनि नियम काल के परिस्थिति में, भाषा के परिस्थिति से, ध्वनि की परिस्थिति से बदलती है, क्योंकि हम लोग जो है वो सामाजिक प्राणी हैं और यह भाषा समाज से संबंध रखता है। भाषा का आधार समाज से है, मनुष्य से है, हम लोगों से है। और मनुष्य की प्रवृत्ति, भाषा और वाग्य जो यंत्र है, वह अलग अलग है सभी के। कुछ न कुछ तो बदलाव होते ही रहते हैं, और यही बदलाव और यही पद्धति जब व्यवहार में आता है, तो इसे हम ध्वनि नियम कहते हैं। और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि किसी विशिष्ट भाषा की, यही नियम उन्होंने भी कहा है कि किसी विशिष्ट भाषा की, किसी विशिष्ट भाषा की विशिष्ट काल में और किसी विशिष्ट दिशाओं में और विशिष्ट परिवर्तन होता है, तो वह ध्वनि नियम कहलाता है। हम इसे ऐसे समझें सरल शब्दों में कि किसी विशेष काल में, यानी किसी समय में, किसी विशेष देश में, यह सब जगह भी नहीं, किसी विशेष देश में, किसी विशेष भाषा की, किसी विशेष ध्वनि की विशिष्ट रूप से परिवर्तित होती है, तो उसे हम ध्वनि नियम कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके अंग क्या क्या हैं, कैसे ये विशिष्टता इसकी प्रदान होते हैं। तो विद्वानों ने इसे 4 प्रमुख कारण माने हैं। पहला है कि किसी ध्वनि का जो नियम है, भाषा विशेष का होता है, किसी भाषा विशेष का। ये नहीं कि एक भाषा में हुआ तो वह सभी में लागू हो गया, सभी ध्वनि नियम में वह लागू हुआ, नहीं।
जैसे कि हम लोग अंग्रेजी का एक शब्द लेते हैं, फादर, FATHER, फादर, उसके अंत में आर शब्द का ध्वनित होता है, आर अक्षर का ध्वनित होता है। लेकिन जब विशिष्ट जगहों पर आर नहीं बोलते, फादर बोलते, फादर, फादर रॉ को अ में कर देते हैं। तो यह तो सिर्फ अंग्रेजी नियम के लिए है, अंग्रेजी व्याकरण के लिए है, या अंग्रेजी का अपना नियम है। लेकिन क्या अगर हम हिंदी में जिस शब्द का आर अंत में है, तो क्या हम उसे आर का उच्चारण नहीं करते हैं? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, अंबर, जिसके अंत में आर आता है, तो क्या हम लोग इसे अमय बोलेंगे, अ से उच्चारण करेंगे? नहीं ना, हम इसे अंबर ही कहेंगे। तो यह किसी विशेष देश के लिए हुआ, किसी विशेष ध्वनि के लिए हुआ, किसी विशेष भाषा के लिए हुआ, यह हिंदी पर लागू नहीं हुआ। तो यहाँ इस तरह से और इस तरह से और है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि यह अंबर शब्द कैसे होता है, तो उसके भी कुछ नियम है। तो लेकिन इस प्रकार हम नियम, दूसरी बात तो यह है कि इस भाषा में एक और शब्द आता है, एक और शब्द हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेन, कहते हैं ना कि लास्ट वाला शब्द को उच्चारण नहीं करते हैं। आर फादर था तो उच्चारण नहीं किया, अगर एन होगा तो उच्चारण नहीं करेंगे, वहाँ करेंगे मेन, MAN, मैन बोलेंगे ना, वहाँ मैं तो नहीं बोलेंगे, ओ का तो नहीं करेंगे। तो वह किसी विशेष ध्वनि, यहाँ यह नियम जो है किसी विशेष ध्वनि पर आ गई। तो इस प्रकार आर शब्द और एन शब्द, ये दोनों अलग अलग ध्वनि वर्ग में आते हैं, इसलिए दोनों का अलग है। उसके भी कुछ न कुछ कंडीशन है, कुछ न कुछ कारण है ध्वनि परिवर्तन का। जैसे कि हम लोग ने देखा कि आर अनुच्चरित होता है, और यह पद्धति समय काल के अनुसार है। यह पहले नहीं होता था, यह अब होने लगा। बहुत से चीज गौण होने लगे, सिर्फ आर का ही क्या। जैसे अभी हम लोग कहते हैं, हम लोग बोलते हैं आई एम गोइंग, तो वो अंग्रेजी में या फोनेटिक में ऐसे लिंग्वा सब में बोल देते हैं आई एम गोइंग। तो वहाँ जो छिपा रहता है, जो गौण होता है, किन कारणों से होता है, यह अंग्रेजी के नियम में जाएंगे। हम लोग हिंदी के, और वह हिंदी के भी क्या, ध्वनि के नियम को पढ़ रहे हैं। हम वर्ण को नहीं पढ़ रहे हैं, हम वर्ण को भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसकी अर्थ को भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम ध्वनि को पढ़ रहे हैं। यह कैसे ध्वनित होता है, कैसे आर तभी उच्चारित होता है, इसका भी एक नियम है। और यह नियम यह है कि ये आर के बाद ध्वनि का जो परिवर्तन है, यह विशेष काल में हुआ, क्योंकि यह पहले नहीं होता था। ये आधुनिक यानी कुछ समय से यह आर गौण हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि यह विशेष काल के अनुसार हुआ। और हमने देखा कि भाषा विशिष्ट ध्वनि के और विशिष्ट काल के समय और विशिष्ट रूप से परिवर्तन हुआ। और यह आर शब्द अनुच्चरित भी तभी होता है जबकि किसी शब्द के अंत में आर हो और उसके आने वाला शब्द अगर व्यंजन से आरंभ हो तभी। अगर व्यंजन से आरंभ नहीं होगा तो यह नियम लागू नहीं होगा। तो यह परिस्थिति में बंध गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि नियम परिस्थितियों में बंधा है। तो हम लोगों ने ध्वनि नियम की ये तो भूमिका देखे। इसे पढ़ने के लिए हम लोग इसको अब देखेंगे कि कितने प्रकार से ध्वनि नियम है, कितने प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्वनि के मुख्य रूप से जो हम देख रहे हैं वह 10 नियम है। पहला है ग्रीम नियम, फिर दूसरा है ग्रासमान नियम, फिर तीसरा वर्नर नियम, चौथा है तालव्य नियम, पांचवा है मूर्धन्य नियम, फिर अवेस्ता नियम, फिर ग्रीक नियम, फिर लैटिन नियम, फिर प्राकृत नियम, फिर फारसी नियम। तो इस तरह से 10 नियम हैं, लेकिन एक साथ हम इन 10 को नहीं पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें कई भागों में जाना होगा, क्योंकि भूमिका तो थी तो हम थोड़ा थोड़ा करके इस भूमिका को निकाल दिए। लेकिन जब हम इसके प्रकारों में जाएंगे, ग्रीम नियम से उठाएंगे और तब देखेंगे कि ग्रासमान नियम क्या नियम है या किसी के नियम को सुधारा गया है। तो पहले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीम नियम, जो कि ग्रीम के 2 नियम है,
वो पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रासमान नियम पढ़ेंगे, फिर वर्नर नियम पढ़ेंगे। यानी ग्रिम नियम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि वह बहुत विस्तृत है। उसके बाद ग्रासमान नियम और वर्नर नियम एक साथ पढ़ेंगे। फिर हम लोग तालव्य और मूर्धन्य नियम एक साथ पढ़ेंगे। और फिर बाकी जो बचा अवेस्ता नियम, ग्रीक नियम, लैटिन नियम, प्राकृत नियम और फारसी नियम, यह सब एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि वैसे तो हमारे पाठ्यक्रम में 3 ही नियम है, लेकिन हम भाषा के छात्र हैं, हमें सभी नियमों को जानना चाहिए। तो सभी नियमों को जानने के लिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी। आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस छोटी छोटी वीडियो को सुनने में थोड़ा आसानी भी होती है, समझ भी आती है। बड़ी वीडियो देख करके लगता है कि बहुत बड़ा है, क्या है, नहीं है। इसलिए मैं आज यहीं तक, फिर अगली वीडियो में मैं ग्रीम नियम को। नमस्कार।